नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाओं के साथ न्यूज नाइट में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज का न्यूज नाइट कई मायनों में विशेष होने वाला है क्योंकि आज हम सीधे आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर उल्लास पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में है और इस उल्लास को लेकर हम भी डीडी न्यूज में आपके साथ जुड़ रहे हैं सीधे अयोध्या से। और राम मंदिर जी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में। और हम जानते हैं अब महज 7 दिन शेष बचे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में और हर दिन अयोध्या से इस विशेष न्यूज नाइट में आपके लिए हम लेके आएंगे कि किस तरह से सज रही है अयोध्या और साथ ही साथ 22 तारीख के लिए वो तमाम क्या तैयारियां हैं जो अयोध्या में हो रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर उस खबर को आप तक लेके आएंगे अब से लेकर 22 तारीख तक 8 बजे न्यूज नाइट में हर दिन। लेकिन अभी के लिए सीधे वापस चलेंगे दिल्ली स्टूडियो हमारी साथी ममता के पास हेडलाइंस और खास खबरों के लिए। लेकिन आधे घंटे के बाद एक बार फिर रुख करेंगे अयोध्या का और दिखाएंगे आपको अयोध्या के रंग। धन्यवाद ऋतु। और आइए न्यूज नाइट की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज बड़ी खबर आ रही है अर्थव्यवस्था के मोर्चे से, तो वहीं पीएम जनमन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें सामने रखी हैं, जिन दोनों मुद्दों पर हम करेंगे आज न्यूज नाइट में चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के लाभार्थियों से किया संवाद। 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किस्त की जारी। कहा, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से आए बाहर। नीति आयोग की रिपोर्ट का दावा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई सबसे अधिक कमी। छिहत्तरवें सेना दिवस के मौके पर जवानों ने किया अदम्य शौर्य और साहस का प्रदर्शन। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है तैयार, दिया ये संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित शौर्य संध्या को किया संबोधित। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना के 150वीं वर्षगांठ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कहा, 1875 से अब तक की यात्रा में मौसम विभाग के नाम कई उपलब्धियां। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी दिल्ली से दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। एक बार फिर से मोदी सरकार का दिया नारा, विपक्षी एकता को लगा जोरदार झटका। अगली खबर में विपक्षी एकता को लगा जोरदार झटका। बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, विपक्षी गठबंधन में शामिल होने से होगा नुकसान। सपा पर भी बोला हमला। मंगलवार से शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा।
उत्तरायण हुए सूर्य देवता, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। परंपरा और हर्षोल्लास से मनाई गई मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की भी धूम। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्यों ने दी देशवासियों को बधाई। तो ये थी बड़ी खबरें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं के लाभ हर किसी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए ये बात कही और कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विकास के लिए समर्पित प्रयास ने बीते 10 साल में देश की तस्वीर बदल दी है। देश का हर एक नागरिक नई ऊर्जा, नए सामर्थ्य से भरा हुआ है। विकसित भारत का संकल्प गांव-गांव में सुदृढ़ हो रहा है। जनभागीदारी का ये मिशन अनुसूचित जनजातियों के जीवन में खुशियां ला रहा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनमन और केंद्र की योजनाओं की लाभार्थियों से बात की, उनके अनुभव सुने। वहीं 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किस्त की राशि जारी की। एक एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। बिजली का कनेक्शन मिलेगा ताकि आपके बच्चे पढ़ सके, आपके सपने पूरे हो सके। आपके नए घर में साफ पानी की व्यवस्था हो ताकि कोई बीमारी हमारे घर में ना आए। ये वो जनजातीय समूह हैं जो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं। इन तक स्कूल, रोड, बिजली, बैंक, पानी पहुंचाने का महाअभियान पीएम जनमन के जरिए चल रहा है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विगत 2 माह में 4000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि जनमन यात्रा ने 2 महीने के अंदर 80,000 अति पिछड़ा आदिवासी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, 30,000 लोगों को किसान सम्मान राशि दी और 40,000 लोगों के बैंक खाते खोले हैं। सरकार पीएम जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अब तक 1 लाख लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक पीवीटीजी बाहुल्य बसाहटों में 1000 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 6500 से ज्यादा टोलों में 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनमन योजना में सर हमें आवास स्वीकृत हो गया, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब बन जाएगा तो बहुत खुश है। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है। आवास मिला है और हमारे घर में बिजली आती है, उज्ज्वला गैस मिला है सर, और पानी, पीने का पानी नल भी हमारे घर में आया है। पीला रेशन कार्ड मिला है सर और आयुष्मान भारत कार्ड भी मिला है। जनजातीय सशक्तिकरण, गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना एक दूरगामी पहल है जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पीवीटीजीज का मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आपके सामने ये तस्वीर रखना चाहेंगे कि भारत में पीवीटीजीज के बारे में अगर आप समझना चाहें तो ये सामने कुछ ऐसे तथ्य रख रहे हैं आपके कि 18 राज्य या यूटीज के ही लगभग 220 जिले ऐसे हैं जहां पे ये सिमटे हुए हैं। लगभग 28 लाख की इनकी जनसंख्या है, लेकिन जो सूचीबद्ध हैं वो 75 पीवीटीजीज हैं। इनमें से अधिकतर हैं वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पीवीटीजीज पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मानक भी होते हैं जिसके आधार पर इनको पहचान की जाती है, जिनमें से एक आता है कि इनकी पहचान
प्रौद्योगिकी यानी इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, यानी कृषि से पहले के स्तर के ये बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही साधारण से उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, साक्षरता इनकी बहुत निम्न स्तर की होती है। आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें तो आर्थिक पिछड़ापन भी बहुत पिछड़े हुए होते हैं ये, और इनकी जनसंख्या भी या तो कम हो रही होती है या फिर स्थिर होती है, यानी बढ़ नहीं रही होती इनकी जनसंख्या। ऐसे कुछ मानकों के आधार पर इनको डिफाइन किया जाता है, इनकी पहचान की जाती है। लेकिन इस मुद्दे का विकास कैसे हुआ, कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने कि 1960 वो वक्त था जब ढेबर आयोग ने इनकी स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया। उसके बाद ढेबर आयोग को ही अगर हम आगे देखें तो ये जो है ये जनजातीय समूहों में जो पीटीजी है इसकी श्रेणी का इन्होंने इसको डिफाइन किया। पीटीजी यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ये एक टर्म थी जो इन्होंने सामने रखा। लेकिन 1975 में जो सबसे कमजोर जनजातीय समूह है उन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की सबसे पहल 1975 में की गई और 52 ऐसे समूहों की घोषणा भी की गई। लेकिन इसके आगे बढ़े तो 1993 में 23 और समूह इस श्रेणी के साथ जुड़ गए, और अगर हम देखें तो 705 के करीब अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें से कुल 75 हैं जिन्हें पीवीटीजी का दर्जा दिया जाता है। 2006 वो साल था जब पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया, यानी प्रिमिटिव से बदलकर उनका नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। लेकिन इन समुदायों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे अधिकतर ये होमोजीनियस होते हैं, समरूप होते हैं, इनकी आबादी बहुत कम होती है, भौगोलिक रूप से ये अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए होते हैं, सब एक साथ नहीं होते। लिखित भाषा की बात करते हैं तो इसका अभाव होता है, तकनीक पिछड़ी हुई होती है, बदलाव के प्रति इनमें बेरुखी होती है, ये बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो पीवीटीजी विकास मिशन केंद्र सरकार लेकर आई है उसका एक ही लक्ष्य है, संरक्षण सह विकास, यानी इनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाए और साथ ही विकास के तमाम आयाम इन तक पहुंचाए जाएं। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी। हमारा आज का विशेष जो इसी बात को आगे लेकर आता है कि पीएम जनमन जो ये योजना है, ये इसके माध्यम से कैसे जनजातीय समाज का विकास संभव हो पा रहा है। पीएम जनमन जनजातीय समाज का विकास, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवलजीत कपूर जो अतिरिक्त सचिव हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर कपूर। और सबसे पहले डॉक्टर कपूर, क्योंकि आज पीएम ने एक बहुत बड़ी बात सामने रखी कि जिस तरह हमने इस मिशन को लेकर काम किया है और जो बदलाव आया है, पहले इतनी तेजी से ऐसा बदलाव कभी देखा ही नहीं गया। मंत्रालय के द्वारा ऐसे क्या कदम उठाए गए, ऐसे क्या काम किए गए कि हम इतने कम समय में बेहतर प्रदर्शन पीएम जनमन को लेकर कर पाए हैं? 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की शहर गुमला खुटी से प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को लॉन्च किया था। तो उसमें जैसा आपने बताया कि सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं इसको, जब ये मिशन को प्लान किया गया था, इसमें 9 मंत्रालय मिलकर एक पीवीटीजी समूह जो 28 लाख के करीब जो जिनकी संख्या है और 18 राज्यों में, तो उनके लिए एक पूरा एक प्लान किया गया। उसमें चाहे उनके लिए घर हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, उन सबका एक बहुत एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। हर एक परिवार चिन्हित किया गया, कौन सा ऐसा परिवार है जिसके पास बिजली नहीं है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसके पास घर नहीं है। और 15 दिसंबर को दिल्ली में एक मंथन शिविर हुआ, उसमें सभी राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सभी 9 मंत्रालयों के मंत्री और सभी सेक्रेटरीज, इन्होंने एक बैठक की। और उसके बाद 25 दिसंबर से लेके पिछले 15 दिन में हमारी टीम्स जो हैं वो लगभग 8000 कैंप्स पूरे भारत में लगाए और एक एक घर जाकर, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि चाहे वो आधार हो, चाहे राशन हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये इतने दूरगामी क्षेत्र हैं कि यहाँ पे पहले पहुँचना नहीं पॉसिबल हो पाया था। तो स्पेशल टीम्स वहाँ पहुँची। जब तक आपका आधार और आपका जनजाति कार्ड नहीं है तब तक आप आयुष्मान का लाभ नहीं ले सकते, जब तक आपका जनधन बैंक अकाउंट नहीं है तब तक आप किसान सम्मान निधि नहीं ले सकते। तो इसलिए सबसे पहले इनका आधार, उसी के साथ जनधन बैंक अकाउंट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों बनाए गए।
फिर उनको विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत का लाभार्थी बनाना है या पीएम किसान सम्मान निधि का लाभार्थी बनाना है, उसके साथ जोड़ा गया। लेकिन डॉक्टर कपूर, जैसा समझ में आ सकता है हमें भी कि ये बहुत सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के जंगलों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। प्रशासन के लिए पहले पहुंचना बहुत कठिन था, लेकिन अब प्रशासन वहां पहुंच रहा है। लेकिन वही हम ये भी देख रहे हैं, जैसे आपने तमाम खातों की बात की, आधार कार्ड की बात की, डिजिटल इंडिया के माध्यम से तो इन तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये बदलाव को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल था ये करना, और क्या इनोवेटिव तरीके थे जो आप लोगों ने इस्तेमाल किए, या लोगों के माध्यम से कैसे? इसमें पिछले कई सालों से इन समूहों के साथ काम चल रहा था। माननीय राष्ट्रपति जी ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने मंत्रालय के ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि जो ये पिछली जाति के पिछड़े हुए लोग बचे हुए हैं, इनके लिए कोई स्कीम लेके आई जाए। तो माननीय राष्ट्रपति जी ने जून पिछले साल पूरे भारत से लगभग हर जाति के 15-20 लोगों को राष्ट्रपति भवन में बुलाया। उस समय भी इन लोगों के साथ चर्चा हुई। फिर मंत्रालय ने हर एक समूह के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया, जो कि इनके आबादियों में गए, बस्ती में गए, इनकी प्रॉब्लम्स को समझा, इनको जाना कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो ज़रूरतों में पता चला सबसे बड़ी ज़रूरत इनकी है, इनको पानी चाहिए। उससे बड़ी इनकी जो ज़रूरत है, इनके जो जो वन से जो धन आ रहा है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसको बेचने के लिए इनको सहयोग चाहिए, इनको ट्रेनिंग चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 9 मंत्रालयों ने ये 11 जो स्कीम्स हैं, जिसको महाअभियान का नाम दिया गया, न्याय महाअभियान, क्योंकि आज तक जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स थी उसमें, जैसा आप जानते हैं, फाइनेंशियल एंड स्कीमेटिक नॉर्म्स जिसको कहते हैं, कि जैसे आंगनवाड़ी है वो 300 से बड़े अगर जहाँ पे परिवार हैं वहाँ पे बनती थी। इसी तरह से जो सड़क के जो नियम थे उसमें भी 300 से ज़्यादा की आबादी चाहिए थी। जो सब सेंटर हैं उसमें 3000 कम से कम परिवार और लोग चाहिए, तब सब सेंटर बनते थे। तो जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, इन लोगों तक पहुंचने के लिए हर एक मंत्रालय ने स्पेशल तरीके से अपने जो योजना है उसको रिलैक्स किया, ताकि चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, सड़क के निर्माण के लिए भी जो नॉर्म्स हैं वो 100 तक रिलैक्स किए गए। हम जो बात करते हैं कि एक नई सोच के साथ काम करना शुरू किया गया, और केंद्र सरकार की एक कामयाबी जो योजनाएं हैं उनके पीछे कामयाबी का एक ये भी कारण माना जाता है कि सब मंत्रालय मिलकर काम करते हैं। लेकिन हम जब इन पीवीटीजीज की बात करते हैं तो डॉक्टर कपूर, एक बड़ी बात ये मानी जाती है कि लोगों में जागरूक करना इनको बहुत जरूरी है। हम योजनाएं तो हैं, लेकिन इनके अधिकारों के प्रति, इनकी योजनाओं के प्रति जागरूक करना, क्या अब हम ये भी संभव कर पा रहे हैं? आज आपने जब माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब समूहों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, चाहे वो गुमला से मान कुमारी जी जुड़ी हों, चाहे वो विद्या हों, चाहे ललिता हो शिवपुरी से जुड़ी हुई, चाहे अलूरी सीतारमन राजू से स्वासी गंगा हो, आपने देखा कि इन सब जो समूह हैं इनके भी वही इच्छाएं हैं जो हर समूह चाहता है कि हमें अच्छा पानी मिले, सड़क मिले, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में जाएं। भारती को आपने सुना, वो ये चाहती है कि मैं भी आईएएस बनूं। उसका जो भाई था वो लोगों में जा के शिक्षा को पहुंचाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि बच्चे स्कूलों तक पहुंचे। पिछली कुछ सालों में सरकार ने जो ये एकलव्य स्कूल 740 एकलव्य स्कूल का जो एक मुहिम शुरू की है, इसमें हर ब्लॉक जहाँ पे 20,000 की ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे एक एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है। आज 401 स्कूल 401 एकलव्य स्कूल फंक्शनल हैं। तो इन बच्चों की भी, इन परिवारों की भी, इन महिलाओं की भी उसी तरह की इच्छाएं हैं जो नॉर्मल बाकी शहरों में मुझे लगता है कि ये इच्छाएं तभी और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं जब हम ये देखते हैं कि हमें इनको संभव करने के लिए भी रास्ते दिख रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो आपने बातें सुनाई हैं और जो प्रधानमंत्री ने संवाद किया उसमें ये सब उभर कर सामने आया। फिलहाल वक्त इतना ही है डॉक्टर कपूर, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है मंत्रालय। उम्मीद करते हैं कि ये अति पिछड़ जनजातीय समूह भी विकास की मुख्य धारा के साथ तेजी से जुड़े, जैसे आपके प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल।
दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और दिन की दूसरी बड़ी खबर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई अच्छी खबरें यूं तो सामने आ रही हैं, लेकिन शेयर बाजार से शुरुआत करें तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार 73,000 का नया ऐतिहासिक शिखर छूने के बाद बंद हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भी अच्छी खबर आई है, जहां इस मंच के अध्यक्ष बॉर्गे ब्रांडे ने कहा है कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत से विश्व को बड़ी उम्मीदें हैं, जिन पर पूरा उतरने की क्षमता भारत दिखा रहा है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक, IMF समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों के साथ ही निवेशकों का भरोसा भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार नया ऐतिहासिक शिखर छूने के बाद बंद हुआ। सेंसेक्स 760 अंकों की उछाल के साथ 73,328 पर, तो निफ्टी 210 अंकों की मजबूती के साथ 22,105 के स्तर पर बंद हुआ। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि डेट मार्केट यानी बॉन्ड बाजार को लेकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI का आकर्षण बना हुआ है।
इस महीने के पहले 12 दिनों में एफपीआई ने बॉन्ड बाजार में 7,912 करोड़ रुपए यानी लगभग $1 बिलियन का निवेश किया। इस बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भी अच्छी खबर आई है। एक निजी चैनल से बातचीत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदी और भू राजनीतिक तनाव के अलावा कमजोर इन्वेस्टमेंट सर्किल के बीच भी भारत की विकास गाथा बरकरार और लगातार जारी रहेगी। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा भी मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में सभी भू राजनीतिक झटकों को झेला है और ये आगे आने वाली अनिश्चितताओं से निपटने में भी सक्षम होगी। उन्होंने 2024 में कम मुद्रास्फीति, मजबूत विकास के साथ अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई है। वहीं पश्चिमी देशों की ओर से अपनाई जा रही चाइना +1 रणनीति का भी सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है। एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा देश के दिग्गज मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच करवाए गए सर्वे के मुताबिक इसमें शामिल करीब 53% सीईओ का मानना है देश जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चीन का विकल्प बन जाएगा। सर्वे में शामिल 24.5% सीईओ का मानना है कि भारत चीन का विकल्प बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ ही भारत सरकार अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाना बड़ी उपलब्धि है। इसका लक्ष्य 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नीति आयोग ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि 2013-14 से 2022-23 तक इन 9 वर्षों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर मापा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग के ताजा चर्चा पत्र के मुताबिक बीते 9 वर्षों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। परिणाम स्वरूप भारत के 2030 से पहले ही बहुआयामी गरीबी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। चर्चा पत्र के निष्कर्षों के मुताबिक 2013-14 से 2022-23 के बीच सबसे कमजोर और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के निरंतर समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई एक वैश्विक मान्यता प्राप्त व्यापक उपाय है जो मौद्रिक पहलुओं से परे कई आयामों में गरीबी को दर्शाता है। इस संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जो 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है, यानी 17.89% की कमी। 2005-6 से 2015-16 के मुकाबले 2015-16 से 2019-21 के दौरान गरीबी कुल संख्या अनुपात में गिरावट की वार्षिक दर भी काफी तेज थी। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2013-14 से 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5 करोड़ 94 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, जबकि बिहार में 3 करोड़ 77 लाख, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। दरअसल गरीब कल्याण हमेशा से मोदी सरकार की प्राथमिकता रहा है और सरकार की नीतियों और महत्वपूर्ण पहलों के चलते देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का हालिया फैसला मोदी सरकार की गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता की मिसाल है। बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में आने वाली समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है ताकि देश
2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुआयामी गरीबी में गिरावट पर नीति आयोग की रिपोर्ट साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बेहद उत्साहजनक, जो समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। और नीति आयोग की इसी रिपोर्ट से जुड़ा है हमारा आज का दूसरा विशेष, जो कहता है सरकार की प्रभावी नीतियां, कम हुई गरीबी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो नीति आयोग के सदस्य हैं। डॉक्टर विरमानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर विरमानी, अमूमन अब तक हम देखते आए हैं कि गरीबी को सिर्फ आय में कमी के आधार पर ही समझा जाता रहा। बहुआयामी गरीबी, कैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है और कैसे नीति आयोग के इस दावे को कि ये इतनी तेज रफ्तार से कम हो रही है वास्तव में देश के बदलती तस्वीर को सामने रखता है? तो ट्रेडिशनली गरीबी करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक है जो कंजम्पशन पॉवर्टी जिसको कहते हैं, या इनकम पॉवर्टी, और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो दोनों एक्चुअली, तो जो पहली है वो डिपेंड करती है जितनी इनकम होती है, एवरेज इनकम पर कैपिटा जीडीपी जिसको कहते हैं, और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है वो जो एक्सेस और गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। तो इन अ वे जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दिखा रही है कि जो एवरेज इनकम है या जिसको पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं वो भी बढ़ रही है, और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जैसे बिजली का, एलपीजी आपने जिक्र किया है पहले, वो सब इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं, ताकि उनकी जो खास करके जो पॉवर्टी लाइन, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे थे, उनके पास ये चीज़ें पहुंच रही हैं। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि इफ़ेक्टिव हैं प्रोग्राम्स। तो हमने कई बार ही सुना है पिछले 5-10 साल में कि कई लिस्ट तो हम दे सकते हैं, पर इसका मतलब है वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, वो ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं। जी, तो ऐसे में जब नीति आयोग, क्योंकि नीतियां बनाने में, निर्धारित करने में बहुत अहम रोल रहता है, ये आंकड़े कैसे नीति आयोग के लिए भी नीतियां बनाने में आगे सफल और ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है, खासकर तब क्योंकि एक आम व्यक्ति इन आंकड़ों को समझता नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों के फिर मायने क्या बनते हैं, भविष्य में क्या इनका असर दिख सकता है? हाँ, तो जैसे 3 कैटेगरीज हैं जिससे ये हम देखते हैं। एक तो एजुकेशन से कनेक्टेड है, एक हेल्थ स्वास्थ्य से कनेक्टेड है, और बाकी जो लिविंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सबके पास पहुंच रही है। वो बिजली की जो प्रोपोर्शन, पहले कई विलेजेस थे जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती थी, कई जगह थी जहाँ पे एलपीजी डिलीवर नहीं होती थी। पहले केरोसिन से हम करते थे या लकड़ी जलाते थे। तो इसी तरह जो प्रोग्राम है स्वच्छता का के और जो टॉयलेट्स का प्रोग्राम है उसके भी नंबर्स पहले आए हैं, पर अगेन इसका मतलब है कि जो टॉयलेट जो 90% हम कहते हैं, तो कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये 90% नहीं है, पर ये सर्वेज दिखाती हैं कि काफ़ी हद तक ये इफ़ेक्टिव है और ये सब चीज़ें लोगों के पास पहुंच रही हैं। और आगे की इसका मतलब है, इससे ये भी पता लगता है कि जैसे बैकवर्ड या पिछड़े हुई स्टेट्स थी जिसमें पॉवर्टी ज़्यादा थी, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उसमें भी ये चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये उत्सव करता है कि हमें ये स्कीम्स जो जहाँ पे गैप रह गया है उसमें ज़्यादा एफर्ट करें, वो भी पहुँचाएँ, और जहाँ पे इफ़ेक्टिव ऑलरेडी हो गया है वहाँ से जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो हम रीएलोकेट कर सकते हैं जहाँ पे अभी गैप्स रह गए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर विरमानी, चूंकि हम जानते हैं कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आपकी इस रिपोर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन क्या भारत की स्थिति अन्य देशों के माध्यम से देखें, तुलना में देखें, तो भारत की स्थिति कितनी बेहतर दिखती है? क्योंकि जब अन्य देशों में अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ रही है,
गरीबों के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, भारत में ये आंकड़े कम होते दिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो गैप्स हैं रिच और पुअर के वो बढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो हमारे गैप्स थे पुअरर स्टेट्स और रिचर स्टेट के, वो एक्चुअली क्लोज हो रहे हैं अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की दिशा से देखें। सो वेरी गुड पॉइंट। जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है, वो इंटर स्टेट इनइक्वालिटी एटलीस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के दृष्टि से वो कम हो रही है। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा, जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो SDGs हैं वो भी इस स्टडी के बीच में हैं। जो हमारे SDG गोल्स थे वो इंटरनेशनल गोल्स हैं जो सब दुनिया में सबको अप्लाई करते हैं। तो उसमें था कि हम आधा करेंगे, हाफ 50% अचीवमेंट करेंगे, वो हम टाइम के समय से पहले करेंगे। सो इन दैट सेंस ऑल्सो रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी उन्नति अब ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। जी, तो यानी ये जो सतत विकास लक्ष्य जिन्हें विश्व के सामने रखा गया है कि 2030 तक हमें इन्हें हासिल करना है, जो विकास के विभिन्न मानकों के आधार पर परिभाषित किया गया है, भारत उन्हें वक्त से पहले हासिल कर सकता है, जैसे आपने कहा। उम्मीद और हम काम भी उसी दिशा में कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विरमानी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आइए अब देख लेते हैं अयोध्या और राम जन्मभूमि से जुड़ी खबरें। तो ऋतु वहां मौजूद है। ऋतु, सारा एक्शन इस वक्त अयोध्या में हो रहा है, विश्व की नजरें लगी हैं अयोध्या पर, तो जाहिर है कि उत्साह भी उसी रफ्तार से तेजी पकड़ रहा होगा। जी हाँ, हर दिन एक नया उत्साह ममता दिखाई दे रहा है अयोध्या में, और अयोध्या जिस तरह से बदल रही है उसकी गवाह देश विदेश से आए तमाम श्रद्धालु, पर्यटक, यात्री सभी बन रहे हैं। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
प्राण प्रतिष्ठा पूजन विधि 16 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी और 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। आइए देखते हैं इस पूरी पूजन विधि में क्या क्या है। राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी राम भक्तों में भारी जिज्ञासा है। सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की समूची जानकारी साझा की। पौष शुक्ल कूर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में संपूर्ण शास्त्रीय परंपराओं के अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी, जिसके लिए औपचारिक पूजन विधि 16 जनवरी से होकर 21 जनवरी तक चलेगी। इसमें द्वादश अधिवास का पालन होगा। 16 जनवरी प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन, 17 जनवरी मूर्ति का परिसर प्रवेश, 18 जनवरी तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास, 19 जनवरी औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास और धान्याधिवास, 20 जनवरी शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास, 21 जनवरी मध्याधिवास तथा शय्याधिवास। अनुष्ठान का संचालन 121 आचार्य करेंगे। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू होगी और 1 बजे तक चलेगी। 22 जनवरी विशिष्ट जन मुख्य अतिथि अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। राम मंदिर में सुबह 10 बजे से लगभग 2 घंटे तक शुभ मंगल ध्वनि का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, आरएसएस सरसंघ चालक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष समेत सभी परंपराओं के संत, धर्माचार्य, जनजातीय परंपराओं के संत, देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विधाओं के श्रेष्ठ जन आमंत्रित हैं। मंदिर के निर्माण से जुड़े इंजीनियर आदि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति जिनके सम्मुख सब काम होगा वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आमंत्रित किए गए हैं। अभिषेक समारोह को लेकर लोगों के उत्साह की सराहना करते हुए चंपत राय ने बताया कि विभिन्न राज्यों से लोग जल, मिट्टी, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण आदि उपहार स्वरूप लेकर आ रहे हैं। इनमें मां जानकी के मायके जनकपुर और जन्मस्थान सीतामढ़ी से भार, राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेंट आदि शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सभी राम भक्तों से अपील की है कि अपने आसपास के मंदिरों की सफाई करें तथा 22 जनवरी को अयोध्या में श्री भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अपने आसपास के मंदिरों को सजाएं और भजन पूजा करें तथा शाम को घरों में रामलला के नाम से राम ज्योति स्वरूप 5 दीपक भी जलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या के साथ ही पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हो चुका है। मकर संक्रांति के दिन मां सरयू नदी के किनारे भी लोगों ने विशेष स्नान पूजन किया। आइए दिखाते हैं मकर संक्रांति के दिन किस तरह से अयोध्या नगरी में धूम दिखाई दी। अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर सरयू नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। साधु संत हों या आम श्रद्धालु मकर संक्रांति पर सरयू नदी में विशेष स्नान कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अयोध्या में सरयू घाट पर एकत्र हुए और पवित्र डुबकी लगाई। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। भक्त लोगों को दान दे रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल को भी नहला रहे हैं। अभी मकर संक्रांति चलते आए हैं, अब सब कोई तो वही है। यहाँ पंडित जी को जैसे हम लोग के यहाँ ना सब कुछ दही,
चिवड़ा गुड़ तिलकुट सब, तो यहाँ खिचड़ी उचड़ी चावल उवल सब लाए, अभी पंडित जी को दान उन किए सब, तिल गुड़। अभी आए हैं अयोध्या तो नहाए नहीं, उस दिन ठंड बहुत थी, शनिवार के दिन हम आए हनुमानगढ़ी दर्शन किए, हम बोले नहीं आज तो प्रभु जाएंगे नहाने के लिए। घाट पर मकर संक्रांति पर स्नान के लिए आ रहे लोग तमाम संस्कार भी पूरे कर रहे हैं। कोई गौदान कर रहा है तो कोई अपने बच्चों के मुंडन संस्कार करा रहा है। लोगों के साथ ही साधु संत अयोध्या में दिख रहे बदलाव से काफी खुश हैं। जो कभी न किसी कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया वो बहुत अच्छा कर दिया, उसको स्वर्ग बना दिया पूरा। बाहरी विश्व लोग आ रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आई है, हम लोग कोट कोट धन्य है यहाँ। ये तपस्या का फल है, माता सरजू जी की कृपा है कि अयोध्या प्राचीन नगरी होते हुए अब भव्य है। पूरे विश्व में अयोध्या का नाम गूंज रहा है, राम जी का उद्घोष हो रहा है, तो इससे हमें बहुत हर्ष है कि हमारी तपस्या सफल हो रही है। जैसा हमने चाहा था वैसा हो रहा है। सरयू घाट पर मकर संक्रांति पर स्नान के दौरान भी राम भक्ति के रंग खूब दिखे। लोग अपने आराध्य राम की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, उनसे कहना राम राम वो कहेंगे राम राम, उनसे कहना राम राम वो कहेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं बस सुनेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं बस सुनेंगे राम राम। श्री राम का वो हो गया दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। मकर संक्रांति हिंदुओं का पवित्र त्योहार है जो सूर्य के उत्तरायण में जाने का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान का धार्मिक महत्व है, इसलिए सोमवार को बड़ी संख्या में अयोध्या के अलावा तमाम नदियों के तट पर भक्तों ने पवित्र स्नान किया। अयोध्या धाम से ऋतु वर्मा और आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। हजारों सालों से अयोध्या विरासत की एक लंबी यात्रा पर है और प्रभु राम के निर्माणाधीन मंदिर के साथ ही ये विरासत और विकास की यात्रा एक बार जुड़ गई है अयोध्या के साथ। और ये यात्रा नहीं है, किस तरह से अयोध्या बदल रही है, क्या है विद्वानों का मानना, ये आज जानेंगे। और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के हमारे बीच हैं हनुमंत निवास के महंत आचार्य मैथिली नंदिनी शरण जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है और हम आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से दूरदर्शन के लिए समय निकाला। महंत जी, बड़ी बात यह है कि अयोध्या को बदलते हुए आज देश नहीं, अयोध्या वासी नहीं, दुनिया देख रही है। लेकिन अयोध्या में उन विद्वानों की नज़र में अयोध्या किस तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है? पहले तो बहुत स्वागत आपका अयोध्या में, इस प्रयास के लिए, इस आयोजन के लिए कि आप अयोध्या के इस उद्भव को, अयोध्या के इस पुनरुद्धार को दुनिया भर के सामने ले जा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि क्या ये कहना ठीक है कि अयोध्या बदल रही है? आज यहाँ चौड़ी होती सड़कें, आज यहाँ अपने घर में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान होते श्री राम लला और चहकते हुए अयोध्यावासी, अयोध्या की प्रसन्नता से उमड़ता हुआ पूरा विश्व और भारत, ये बदलाव नहीं है। मुझे महर्षि वाल्मीकि याद आ रहे हैं, जिन्होंने श्रीमद् रामायण की फलश्रुति में कहा था, अयोध्यापि पुरी रम्या शून्या वर्ष गणान बहून ऋषभम प्राप्य राजानम निवासम उपयास्यति। बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहने वाली, उजड़ी हुई रहने वाली ये अयोध्या किसी दिन एक श्रेष्ठ नायक को, उत्तम चरित्र के नायक को पाएगी और ये फिर से बस जाएगी। मुझे लगता है अयोध्या अपने को रिस्टोर कर रही है, अपने वैभव को फिर से प्रकट कर रही है। वो वैभव जिसकी प्रतिज्ञा महर्षि वाल्मीकि ने की है, वो वैभव जिसका चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते हुए कहा है, ये अयोध्या अपने को प्रकट कर रही है अपनी उस गरिमा में जिसको स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म्य के रूप में देखा गया है, जिसको रुद्रयामल में अयोध्या महात्म्य के रूप में देखा गया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद ये वो समय है जब अथर्ववेद की वाणी प्रकट हो रही है और अष्टचक्रानवद द्वारा देवताओं की पूरी अयोध्या फिर से अपने दैवी वैभव को हमारे सामने ला रही है। इसे बदलाव के बजाय
इसे अयोध्या का अपना स्वरूप प्रकट कर रही है अयोध्या, ऐसे समझना चाहिए। जी बिल्कुल, अयोध्या अपना स्वरूप प्रकट कर रही है। महन जी, 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि की शुरुआत होने जा रही है, जो 21 तक होगी। आज उसकी विस्तार से चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। हम चाहेंगे दर्शकों को और ज़्यादा इसके बारे में पता चले, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं किस तरह से ये पूरी पूजन विधि रहेगी। ये बड़ी विलक्षण बात है। सोचने लगें तो इसे सोचते रह जाएं और बोलने लगें तो इस पर बोलते रह जाएं। ये इतना विराट प्रसंग है। सारे जगत का प्राणन करने वाला, जिसका नाम लेकर के सारे जगत का प्राणन होता है, जीवन चलता है, जिसको वो स्वामी जी ने कहा है जीवों के जीव हैं श्री राम। आज उन श्री राम के विग्रह को प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य मिल रहा है अयोध्या वासियों को, इस देश को। और उसकी एक शास्त्रीय पद्धति है जिसके अंतर्गत अर्चावतार भगवान को जब उनके देवालय में विराजमान कराते हैं तो भगवान के 5 रूपों की चर्चा है शास्त्रों में। पर, विभव, व्यूह, अर्चा और अंतर्यामी। ये जो मंदिर में विराजमान होने वाले भगवान हैं, ये वैकुंठ के भगवान के समान, ये सबके अंतःकरण में विद्यमान अंतर्यामी भगवान के समान या कण-कण में व्याप्त परमात्मा के समान ही परमात्मा हैं। इनकी आराधना करने के लिए इनकी प्रतिष्ठा का एक विधान होता है। वो विधान इस बात के लिए होता है कि हमने अपनी ओर से जो प्रतिमा चुनी है उस प्रतिमा को भगवान स्वीकार करें और अपनी चिन्मयी सत्ता के साथ इसमें विराजमान हो जाएं। भगवत्ता को कौन प्रतिष्ठित कर सकता है? भगवत्ता तो सबको प्रतिष्ठित स्वयं करती है, भगवान ही सबको प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आयोजन है जो आयोजन भगवान से इस बात का निवेदन करता है, इस बात की प्रार्थना करता है कि हमने अपनी भावना के अनुसार आपका एक रूप चुना है और आप इस रूप को स्वीकार कर लें। भगवान को उस रूप में विराजमान कराने की जो क्रिया है उसका नाम है अधिवास। और जब भगवान कहीं एक जगह वास करते हैं तो उनका नाम जगत धाम है। सारा जगत भगवान के ही श्री विग्रह में विराजमान है, जिसको विराट कहा जाता है। तो वे देवता भी विराजमान होते हैं। इस क्रम में वहाँ पर देवताओं का आराधन होना चाहिए क्योंकि भगवान विराजमान होंगे। इस क्रम में प्रतिमा को बनाते हुए भगवान के लिए हमने जो रूप चुना है, क्या वो भगवान के योग्य रूप है? क्या हम ये आग्रह कर सकते हैं कि रामलला इस प्रतिमा में विराजमान होंगे? रामलला ऐसे ही हैं। यतो वाचो अनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वेद, जिसको कहते हैं, जिसके स्वरूप, जिसके सौंदर्य, जिसके गुणों की कल्पना भी नहीं संभव है। हमने एक रूप रचा और चाहा कि भगवान इसी में विराजमान हो जाएं। तो ये जो उनके प्रति हमारा प्रयास है, इस प्रयास के निमित्त एक प्रायश्चित्त होता है। तो वहाँ प्रायश्चित्त भी होगा, तो वहाँ संकल्प भी होगा, तो वहाँ भगवान को विराजमान कराने के लिए वेदियों का निर्माण करके अलग अलग वेदियों पर कहीं रुद्र का, कहीं गणपति का, कहीं वास्तु का, कहीं क्षेत्रपाल का पूजन भी होगा। इस मंदिर को बनाने के क्रम में हमने ज़मीन खोदी है, जगह बनाई है, बड़ा विशाल निर्माण हुआ है। ये धरती पहले से ही एक निर्माण है। हम जिसमें रहते हैं ये पूरा आवरण एक निर्माण है, जिसमें जब कोई और निर्माण हम करते हैं तो जो पहले से निर्मित है उसके प्रति भी कुछ अपराध बनते हैं। तो उनसे हम कैसे बाहर निकलें, इसके लिए वास्तु की पूजा, तो वहाँ वास्तु की पूजा भी होनी है। ये सारी विधियाँ प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसका आपने आज के इंटरव्यू में जिक्र किया, आदरणीय संपत जी ने जिस पर बात की है। तो वहाँ संकल्प होना है, तो वहाँ प्रायश्चित्त होना है, तो वहाँ देवताओं का न्यास होना है, वहाँ मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का और उनके लौकिक मंत्रों का जप किया जाना है। तो उसके बाद भगवान का वो विग्रह जिसको वहाँ विराजमान होना है, उस विग्रह का अधिवास होना है। 20-22 द्रव्यों के साथ, जो जीवन कारक द्रव्य हैं, उनके साथ भगवान का संस्कार संपन्न होता है और उनके माध्यम से भगवान से ये चाहा जाता है कि इस विग्रह को आप अपना वास स्वीकार कर लें। यही अधिवासन की क्रिया है। उसमें जल है, उसमें अक्षत है, उसमें अन्न है, उसमें पुष्प है, उसमें फल हैं, उसमें जीवन कारक औषधियाँ हैं और उनमें मंत्रों का बल है। महन जी, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये महज तर्क ही है, इसको कुतर्क समझें या इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसको भगवान श्री राम की लीला समझें। राम जी जब त्रेता में लीला करते हैं तो असुरों को भी मोह लेने वाले भगवान अपने ही घर में एक मंथरा प्रकट कर देते हैं, शायद ये बताने के लिए कि लोक ऐसा ही होता है जी। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं। मंथरा ने अपनी चेष्टा की, मंथरा से प्रभावित होकर के महारानी कैकेयी ने भी अपनी चेष्टा की, क्या उससे परिणाम बदले? तो आप इन तर्कों को व्यर्थ ही मानते हैं? उन सब की चेष्टाओं से अयोध्या का चरित्र और दिव्य होकर सामने आया। राजा राम बन जाते पहले प्रयास।
आप अयोध्या से देख रहे थे और जिस तरह से विचारों को महंत जी प्रस्तुत कर रहे थे उसे हमें आपको सबको पता चल रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजन विधि का महत्व क्या है। ऋतु को भी शुक्रिया जिन्होंने अयोध्या के रंग हम तक पहुंचाए और कह सकते हैं श्री राम की अयोध्या आस्था के रंगों में है सराबोर। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हालिया उच्च स्तरीय आदान प्रदान के बाद द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। साथ ही भारत रूस विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भविष्य के पहलों का रोड मैप विकसित करने पर भी सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और भारत के पूर्ण समर्थन का भरोसा भी दिलाया है और साथ ही आपसी संपर्क जारी रखने की भी बात कही है। और फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन,
भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। इसी के साथ दिल्ली और अयोध्या से हमारी न्यूज नाइट की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजधानी दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैलरी की विजिट करने वाली पहली आगंतुक बनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपना अनुभव साझा किया। बीजेपी नेता मिनी केतन प्रधान और निरंजन बेहरा ने आज उड़ीसा के देवगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल गिरफ्तार किए गए ISIS झारखंड मॉड्यूल के 2 सदस्यों में से एक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एजेंसी ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत NIA विशेष अदालत रांची के समक्ष फैजाल अंसारी उर्फ फैजल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।